गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं व्याकरण में आपको समास पढ़ाऊंगी। समास मैंने आपको 8th में भी समझाए थे और फिर मैं दोबारा से, क्योंकि व्याकरण का टॉपिक कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हर क्लासेस में आता है, या आए या आपके कोर्स में ना हो, फिर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज हम आपको समास समझाएंगे। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा करना होता है। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्त या छोटा करना। इसकी परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात 2 शब्दों द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण नवीन शब्द बनते हैं, उन्हें समासिक या समस्त पद कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह हुआ धन से संपन्न। रसोई घर, समस्त पद का विग्रह होता है रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद व दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे समस्त पद पूजा घर, और पूर्व पद क्या हुआ? पूजा। उत्तर पद क्या हुआ? घर। समास विग्रह क्या हुआ? इसका विग्रह क्या हुआ? पूजा के लिए घर। माता पिता, इसका समस्त पद और पूर्व पद क्या हुआ? माता। उत्तर पद हुआ पिता, माता और पिता। समास विग्रह करने पर माता और पिता होंगे। नवरत्न, नव और रत्न, तो क्या हुआ? 9 रत्नों का समूह। समास विग्रह करने पर 9 रत्नों का समूह हुआ। हस्तगत, पूर्व पद क्या हुआ इसमें? हस्त, और उत्तर पद हुआ गत। हस्त में गया हुआ। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो हमने ये समझा समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। विग्रह यानी शब्दों को तोड़कर विग्रह करते हैं। अब समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास सबसे पहले हम लेंगे। तत्पुरुष समास, इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए जाते हैं। कैसे? कर्म तत्पुरुष, आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, ये वाले कारक होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास में क्या आएगा? को, एक विभक्ति चिन्ह क्या है? को, इसमें लोप है। समस्त पद क्या है? ग्राम गत, और समास विग्रह क्या होगा इसका? ग्राम को गया हुआ।
पद प्राप्त, समस्त पद क्या है? पद प्राप्त, पद को प्राप्त। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय। अब लेते हैं करण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या है? लोप चिन्ह क्या है? से। भाव पूर्ण, तो समास विग्रह क्या होगा इसका? भाव से पूर्ण। बाणाहत, बाण से आहत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बच्चों समास हम जब भी कर सकते हैं जब हमें विभक्ति चिन्ह कारक हमें याद होंगे, कर्ता ने कर्म से, ये सब जो कारक चिन्ह है वो हमें याद होंगे, कारक की परिभाषा, कारक, तो हम आसानी से हम समास कर लेंगे। समास हमेशा आते हैं और आपको आने चाहिए। व्याकरण में ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हमें चाहे भले ही हमारे कोर्स में आता है या नहीं आता है, लेकिन हमें आना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये समास भी समझा रही हूँ। 8th में शायद आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए थे, तो हम आपको 9th में समझा रहे हैं। 9th में अक्सर समास आते हैं, नए सिलेबस में शायद दिए हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझने हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लिया? बाढ़ भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। बाणहत, बाढ़ से हाथ। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका लोप चिन्ह है के। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। बाला मृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास, इसका लोप चिन्ह से पृथक या अलग करना। देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष कारक, इसका लोप चिन्ह है का। गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राज माता, राजा की माता। विद्यालय, विद्या का आलय। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं पर चिन्हों का लोप। जलमग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये हमारे तत्पुरुष समास में हमें कर्म, ये कारक के लोप चिन्ह हमें आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण समास होता है। जब तक हमें कर्ता से कर्म से पूरा सारणी याद है तो हम तत्पुरुष समास कर सकते हैं। कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सब हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। अब नेक्स्ट हम दूसरा लेते हैं कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। समस्त पद और विग्रह। विशेषण और विशेष क्या है इसमें? जैसे महापुरुष, तो विग्रह क्या होगा? महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। उपमेय, उपमान। मुख चंद्र, यानी इसकी उपमा की गई है, किसी न किसी से उपमा की गई है, तो ये कर्मधारय समास है। मुख चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। विद्या धन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। ये आपका हुआ कर्मधारय समास की फिर परिभाषा। इस समास के पहले अथवा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है। अब लेते हैं हम तीसरा समास, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान रूप से
प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं। योजक चिन्ह यानी डैश, योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगाते हैं। जैसे रात दिन, तो रात और दिन। सीता राम, इसमें योजक चिन्ह लगाए, सीता और राम। दाल रोटी, ऐसे शब्द आएंगे इसमें, तो विग्रह होगा तो क्या होगा? दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, तो क्या हुआ इसका समास विग्रह? आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि और या लाभ। आना जाना, आना या जाना। इस प्रकार आपका द्वंद्व समास योजक चिन्ह से इसकी पहचान होती है, ये समाप्त होता है। फोर्थ लेंगे, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा वह जाना जाता है कि जिनकी वस्तुओं का समूह है। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। विग्रह क्या हुआ? नौ रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। इस प्रकार आपका द्विगु समास समाप्त होता है। इसमें नवरत्न हुआ तो 9 रत्नों का समूह विग्रह करने पर आएगा। परिभाषा हमें याद होगी तो हम आसानी से समास को समझ लेंगे। अब है आपका नेक्स्ट अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। इस तरीके से ये आपका अव्ययीभाव समास समाप्त होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में कौन कौन से हो गए आपके? तत्पुरुष, तत्पुरुष में आपको बताया सारणी के स्वरूप। तत्पुरुष समास किस तरीके से तत्पुरुष समास हुए, इस तरीके से आपको ये अब है आपका लास्ट। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, बहुब्रीहि हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। अब लेते हैं बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास हो गया सॉरी। अब लेते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे
लंबोदर, लंबा है उदर। दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यान प्रधान है। जैसे घनश्याम, बादल जैसा, काला अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात कौन हुए? नीलकंठ कौन है? शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो, वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। इस प्रकार आपके समास समाप्त होते हैं। एक नया टॉपिक और पढ़ाते हैं। समास एक बार फिर आपको समझा देते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। इनके आपको तत्पुरुष समास के बताया। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष कारक, आधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार ये आपके तत्पुरुष समास के नियम के द्वारा, आप कारक के द्वारा समाप्त होते हैं। कर्मधारय समास में वही महापुरुष, महान है जो पुरुष आदि। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगेगा। और द्विगु समास में जिस प्रकार नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बहुव्रीहि समास में कोई ना कोई ईश्वर का नाम अवश्य ही आएगा। जैसे घनश्याम, बादल जैसा, काला अर्थात कृष्ण। इस प्रकार आपके समास समाप्त होते हैं। अब हम आपको एक नया टॉपिक लेते हैं, कारक। जो कारक मैंने भी आपको समझाए थे, इसीलिए मैं इस टॉपिक कारक को भी लेती हूँ, कारक आपको समझाती हूँ। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त क्रिया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद बताए हैं। कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। कर्ता ने होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। क्रिया सकर्मक और अकर्मक क्रिया भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होगी। अब है कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर
पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कारक कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। अब लेते हैं करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति है से व के। मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास में पानी पिया। सानिया बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं। क्रिया संपादित करने के क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। के द्वारा मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ। सीख, मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त मिलते हैं। रीति से भिखारी क्रम से बैठते हैं। गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य, सेब किस भाव के दे रहे हो। उत्पत्ति के क्रम में सोना खानों से मिलता है, नदी पहाड़ से निकलती है, दूरी बताने में आगरा दिल्ली से दूर नहीं आदि। अब लेते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? संप्रदान सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है और वास्ते के निमित्त के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है, जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया, लोगों ने बाढ़ रहितों के लिए दान दिया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। को का प्रयोग इस प्रकार, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अब है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव ही यहाँ अपादान कारक होता है। अपादान का क्या अर्थ है? पृथक होना या अलग होना। अपादान कारक की विभक्ति से है। पृथकता से अलावा अन्य अर्थों में भी
अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। जैसे पृथकता, पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजयशाला से घर आया। क्रिया संपादन में मजदूर गैती से गड्ढा खोदता है, वह पेंसिल से चित्र करता है। पहचान का अर्थ क्या है? यह मारवाड़ से है। दूरी पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना विमला सीता से लंबी है। इस प्रकार अपादान कारक आपको समझ में आ गया। अब लेते हैं संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी है। इस प्रकार जैसे स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई, अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है, विजय अजय का भाई है, अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। अवस्था, मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। अब लेते हैं धातु। 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है। 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं? आपके कितनी संतानें हैं? अब लेते हैं नेक्स्ट अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में एवं पर। में का अर्थ है अंदर या भीतर, अथवा घर का अर्थ है ऊपर। जैसे में, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे हैं व ड्राइविंग लाइसेंस, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ हैं। अब लेते हैं कभी कभी में का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। पर मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगती है। अब लेते हैं संबोधन। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने वाले एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभिन्न चिन्ह हैं। हे, हो, ओ, अरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो। कर्म संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है और समस्त पद कारक को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। कारण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग का भाव है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुरंत दूरी करने या सीखने का भाव है। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने कारक समझा दिए। कारक आपने शुरू में भी समझे होंगे, तो कारक के विभक्ति चिन्ह आपको याद होंगे, तब आप समास कर लेंगे। समास ऐसा नहीं, ये आप बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन भी होंगे, तब भी आपको ये समास हुआ, संधि हुआ, ये आपके लिए अनिवार्य रूप से
होता है। व्याकरण कभी भी खत्म नहीं होती, व्याकरण हमेशा आनी चाहिए। तो आपको संधि हुए, समास हुए, काल हुआ, वाच्य हुए और जितने भी आपके पर्यायवाची मुहावरे, ये सब आपके बड़ी क्लासों में भी आते हैं और आते रहेंगे। तो मैंने आपको समास समझाए, समास के 6 रूप आपको समझाए। उसके बाद में मैंने आपको, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक आ रहे थे, तो कारक भी मैंने आपको समझा दिए। आप दोनों ही इस वीडियो को सुनते रहना, तो आपको समास और संधि भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्रिया भी मैंने आपको करा दी है, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम भी शायद करा दिया है। तो ये इतने सारे टॉपिक करा दिए हैं, इनको आप अपनी एक्सरसाइज द्वारा समझते रहें, करते रहें। अलंकार भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, पाठ पढ़ाएंगे या व्याकरण पढ़ाएंगे। आप अपना कार्य पूर्ण करके रखिएगा, कॉपी कंप्लीट बनाकर रखिएगा। जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी। प्रत्येक बच्चे को अपनी कॉपी बनानी है। ओके, धन्यवाद।